सुधा दुल्हन बनकर हमारे घर आई। सुधा बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती देखकर मैं सोचने लगी कि काश ये बातें कर पाती तो कितना अच्छा होता। कुछ रस्मों के बाद शाम के वक्त मैं सुधा को रजत के कमरे में छोड़ आई थी और मेरे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। मेरा बेटा शादी कर चुका था। अब मैं अपने आप में बहुत सुकून महसूस कर रही थी। अब मुझे मौत भी आ जाए तभी मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि बेटे के प्रति जो मेरा फ़र्ज़ था अब मैंने वो पूरा कर दिया था। आज मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो मेरे सामने आज का सारा मंजर घूम रहा था। न जाने रजत ने ऐसा क्यों किया था। पहले तो वो शादी करने को भी तैयार नहीं था। अब वो हथेली पर रस्म जमा कर बैठा था कि जब शादी करूंगा तो गूंगी लड़की से ही करूंगा। न जाने ये लड़का क्या करना चाहता है। खैर मैंने सर झटक दिया और सोने के लिए आंखें बंद कर ली। तो वह जब सोकर उठी तो अपने बेटे और बहू के लिए नाश्ता बनाया और उनके कमरे में दे आई। रजत बहुत खुश लग रहा था, जबकि मेरी बहू बहुत ही शर्माई शर्माई सी नजर आ रही थी। खैर मैं उन दोनों को नाश्ता देने के बाद कमरे से वापस आ गई थी। थोड़ी देर बाद रजत कमरे से बाहर आया तो मैंने उससे पूछा, बेटा तुम्हारी पत्नी तुम्हें कैसी लगी? उसने मुस्कुराकर बोला, माँ मुझे जैसी लड़की चाहिए थी सुधा बिल्कुल वैसी ही लड़की है, बस अभी थोड़ा ना समझ है, धीरे धीरे समझ जाएगी। रजत की बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई। मेरा बेटा बहुत खुश था। समझो मुझे दुनिया की जन्नत मिल गई थी। थोड़ी देर बाद रजत घर से वापस आया तो सुधा मेरे पास आई और इशारों से कहने लगी कि मैं ये बर्तन धो लूँगी। मैंने कहा नहीं बेटा, अभी तुम्हें कुछ दिनों तक आराम करना है, उसके बाद तुम किचन में मीठा बनाओगी, उसके बाद काम करती रहना। पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें खीर बनानी आती है? खीर तुम्हारे पति को बहुत पसंद है। उसने उदासी से ना में सर हिला दिया तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। दिन तो ठीक ही गुजर गया, मगर जो ही रात हुई तो मेरा बेटा कहने लगा, माँ आज मैं और सुधा छत पर सोएंगे। कल भी सारी रात बहुत गर्मी लग रही थी। मैं रजत की बात सुनकर हैरान थी, क्योंकि धीरे धीरे तो सर्दियाँ आने वाली थी, तो कमरे में इतनी गर्मी कैसे? खैर मैंने इस बात पर ज़्यादा विरोध नहीं किया था। मुझे लगा शायद इन दोनों को प्राइवेसी चाहिए होगी, तभी तो दोनों छत पर जाने की बात कर रहे हैं। वो दोनों पति पत्नी छत पर सोने चले गए। मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह जब सुधा नीचे आई तो बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। कल तो वो इस वक्त बहुत खुश नज़र आ रही थी, पर आज क्या हुआ? मैंने सुधा का हाथ पकड़ते हुए बोला, बेटा क्या बात है, तुम मुझे कुछ बुझी बुझी सी नज़र आ रही हो। क्या ऊपर सर्दी लग रही थी? सुधा मुझे इशारे से कुछ बताने लगी। अभी मैं कुछ समझ नहीं पाई थी कि तभी वहाँ पर रजत आ गया और उसे डांटकर कमरे में जाने को कहा। सुधा रजत की बात सुनकर कमरे में चली गई। मुझे रजत का यह रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं क्या कर सकती थी? मैं नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाकर जब मैं कमरे में जाने लगी तो मुझे रजत की बात सुनाई दी। वो सुधा को, तुम मेरी एक बात याद रखना, हम दोनों पति पत्नी के बीच जो कुछ भी हो हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। मैं तुम्हें इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि तुम मेरी पर्सनल बातें मेरी माँ या किसी के साथ भी शेयर करो। तुम यह मत समझना कि मैं घर से बाहर चला जाऊँगा तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा कि तुमने मेरी माँ को क्या बताया है। अगर मुझे कुछ भी ऐसा वैसा पता चला तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। मैं तो रजत की बात सुनकर दंग रह गई थी। मैं थोड़ी देर बाद गला खुजाकर अपने कमरे में चली गई। मेरे सामने रजत बिल्कुल नॉर्मल था, बल्कि सुधा के साथ भी हंस हंस कर बातें कर रहा था। उन दोनों को नाश्ता देकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई और सोचने लगी कि ना जाने मैंने रजत की परवरिश में कौन सी गलती कर दी। कुछ दिन गुजरे तो सुधा कहने लगी, घर के कामकाज करना चाहती हूँ। मैंने इस बात पर ज़्यादा इनकार नहीं किया और रस्मों के मुताबिक उसके हाथ से खीर बनवाई और किचन में काम करने की इजाज़त दे दी। एक दिन मैं सुधा के साथ किचन में काम कर रही थी तो मैंने उसके चेहरे को बड़े गौर से देखा तो उसका चेहरा मुझे मुरझाया हुआ लग रहा था। आंखों के नीचे गहरे निशान पड़ गए थे। उसका चेहरा थका थका लग रहा था। मेरे घर में हर चीज़ मौजूद थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, मगर सुधा मेरे घर आकर बहुत कमज़ोर हो गई थी।
इससे तो अच्छा वह अपनी गरीबी में ही थी, जहाँ पर उसकी माँ मांग मांग कर अपने बच्चों का पेट भरती थी। आज रजत भी ऑफिस गया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सुधा से पूछती हूँ कि उसे इस घर में किस चीज़ की कमी है, वो क्यों परेशान रहती है। मैंने उससे कहा, बेटा खाना पेट भरकर नहीं खाती हो क्या? तुम्हें मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता है? उसने नामे सर हिला दिया और इशारों में बताने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं पेट भरकर खाती हूँ। आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। तुम्हारी माँ जब मुझसे पूछेगी कि मेरी बेटी इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? सुधा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उसने मुझे इशारों से बताया कि उसे रजत से डर लगता है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं बोली, क्यों? रजत से तुम्हें क्यों डर लगता है? उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? सुधा एकदम से फुट फुट कर रोने लगी और मेरे सीने से लग गई। उस बच्ची की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैंने कहा, क्या बात है सुधा, मुझे खुलकर बताओ, मैं रजत की खबर लूँगी। मेरे सामने हाथ जोड़ लिया और मुझे समझाने लगी कि इस बात की जिक्र आप रजत से बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। मैंने सांत्वना देते हुए उसे समझाया कि तुम बेफिक्र रहो, मैं रजत को कुछ भी नहीं बताऊंगी। पर उसके बाद मैंने सुधा से ज़्यादा पूछताछ नहीं की, क्योंकि वह पहले ही डरी हुई थी। शाम को रजत जब ऑफिस से घर आया तो मैं इन दोनों को गौर से देखने लगी तो साफ साफ नज़र आ रहा था कि इन दोनों के बीच कुछ तो ज़रूर है। सुधा की हालत देखकर मैंने सोच लिया था कि मैं आज इस रात से पर्दा हटा कर रहूँगी। रात हुई तो रजत और सुधा छत पर सोने के लिए चले गए थे। उनके छत पर जाते ही मैं सोचने लगी कि मुझे सब कुछ अपनी आंखों से देखना है कि आखिर माजरा क्या है। मैं धीरे धीरे करके सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, पर छत पर पहुँचते ही मेरे सामने का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया, बल्कि यूँ कहें कि मेरी आंखें शर्म से झुक गई थीं। मेरे छत पर एक बड़ा सा कमरा था। मैं उस कमरे की खिड़की से देखने लगी तो देखा रजत और सुधा उस कमरे में निर्वस्त्र बैठे हुए थे। रजत अपने सामने सुधा को बैठाकर जलती हुई आग में कुछ डालकर मंत्र पढ़ते जा रहा था। उन दोनों को देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि माजरा क्या है, क्योंकि यह अंधविश्वास का मसला था। शायद मेरा बेटा अंधविश्वास में फंस चुका था और मुझे अपनी बहू और बेटों दोनों को बचाना था। पर मैं बूढ़ी औरत क्या कर सकती थी? रजत तो वैसे ही मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं था। मैंने धीरे से पुलिस के पास फ़ोन कर दिया और सारा माजरा समझा दिया। रजत अपने बगल में एक बसा खंजर रखा हुआ था। उसे देखकर लगता था कि आज वो सुधा की बलि देने वाला है। मैं तो हाथ जोड़कर बस यही दुआ करती जा रही थी कि पुलिस जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं थी कि मैं रजत को यह सब करने से रोक सकती। कुछ देर के इंतज़ार के बाद पुलिस तुरंत यहाँ पर आ गई तो उन्होंने फ़ोन किया। मैं धीरे से दरवाज़ा खोली। पुलिस तुरंत छत वाले कमरे के पास पहुँच गई और दरवाज़ा अंदर से बंद किया हुआ था। रजत अब सुधा की बलि देने वाला था। तभी पुलिस ने रजत के सामने गन दिखाते हुए कहा, रजत जल्द से जल्द दरवाज़ा खोलो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। दरवाज़ा खोलना नहीं चाहता था। उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे कुछ नहीं होगा। तुम लोग गोली चलाओगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रजत की बात सुनकर हम बहुत हैरान हुए। पुलिस रजत को बातों में उलझाते हुए भी कुछ टीम उधर दरवाज़ा खोलने में लगी हुई थी। कुछ ही देर बाद हम दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गए। पुलिस अंदर गई और रजत को पकड़ ली और मैंने अपनी बहू सुधा के पास गई। सबसे पहले मैंने उसे एक बड़ी सी चादर से ढका। सुधा मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपने बेटे और बहू को इन गुनाह से बचा लिया था। पुलिस ने जब सख्ती से रजत से इस बारे में पूछताछ की तो रजत ने बताया कि काफ़ी दिनों से मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा था, इसलिए मैं बहुत परेशान था। पर मेरे परेशानी का कोई हल नहीं मिल रहा था। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बाबा जी के पास आने को कहा। जब मैं बाबा जी के पास गया तो उस बाबा जी ने पूछा, क्या तुम्हारी शादी हुई है? मैंने कहा, नहीं। बाबा जी ने कहा, जल्द से जल्द शादी कर लो और अपने नई नवेली दुल्हन को अपने सामने निर्वस्त्र बैठाकर
एक मंत्र पढ़ो और 1 हफ्ते की पूजा के बाद बलि दे दो, जिससे तुम्हारे सारे बिजनेस का काम बन जाएगा और तुम धीरे धीरे बहुत पैसे वाले हो जाओगे। पर यह काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि किसी भी लड़की से मैं शादी करता तो वह यह गूंगी लड़की से शादी करने का फैसला किया, क्योंकि क्योंकि वह मेरे और अपने बीच की बात किसी को नहीं बता पाएगी। आज लास्ट दिन था। आज मैं सुधा की बलि देने वाला था और मौके पर आप लोग पहुंच गए। रजत के मुंह से यह सब सुनने के बाद मैंने उसे एक थप्पड़ जरा और कहा, मेरे परिवार में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि तुम इतने बड़े पढ़े लिखे होने के बावजूद अंधविश्वास में फंस गए। काफ़ी पूछताछ के बाद रजत ने उस बाबा जी का एड्रेस दिया। उस बाबा को गिरफ्तार कर लिया और रजत को एक मानसिक डॉक्टर को दिखवाया गया। डॉक्टर ने रजत को कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रखा और फिर इजाज़त दे दी और उसे एक विश्वास दिलाया कि यह मंत्र, जादू टोना और कुछ भी नहीं होता। की बलि देने से कोई इंसान अमीर नहीं हो जाता। रजत का कुछ दिनों तक इलाज चला। धीरे धीरे करके रजत के व्यवहार में आने लगा। कुछ दिन बाद वह पूरी तरीके से ठीक हो गया। पूरी तरीके से ठीक होने के बाद रजत अस्पताल से वापस आ गया। मैंने माली बुलाकर रजत और सुधा का कमरा खुशबूदार फूलों से सजवा दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बेटा इस अंधविश्वास के चक्कर में आकर अपनी पत्नी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं किया होगा। और को बुलाकर मैंने सुधा को एक दुल्हन की तरह तैयार करवाया। उसे रजत के कमरे में बिठा दिया। कुछ देर बाद रजत सुधा के कमरे में गया, पर मुझे अभी भी डर लग रहा था कि कहीं रजत के दिमाग में अभी भी अंधविश्वास न भरा हो। आज मुझे पता चल गया कि एक माँ को अपने बच्चे का घर बसाने के लिए किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। मैं मजबूर होकर उन दोनों कमरे के दरवाजे के पास गई। मुझे डर लग रहा था कि रजत कहीं सुधा को परेशान न करे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आहट हुई कि रजत और सुधा बहुत खुश नजर आ रहे थे और दोनों अपने प्यार में गुफ्तगू में मगन थे। अगली सुबह सुधा जब सोकर उठी तो उसके चेहरे पर प्यारी भरी मुस्कुराहट थी। रजत और सुधा को खुश देखकर मैंने उन दोनों को प्यार से गले लगा लिया। रजत की शादी के बाद मुझे लगा था कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक माँ अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से तब तक आज़ाद नहीं होती जब तक उसके बच्चे अपनी गृहस्थी में पूरी तरह खुश ना हो। तो हमारी आज की कहानी ये ख़त्म हुई। आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और आपको कैसी स्टोरी चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद।